नमस्कार। अच्छा, जब हम नेटफ्लिक्स पर कुछ देखते हैं तो क्या कभी उसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा है? आज हम उसी अदृश्य दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को इतना आसान और जुड़ा हुआ महसूस कराती है। जरा सोचिए, टीवी पर कोई शो देखा और फिर फोन पर उसी से जुड़ा गेम खेलने लगे। तो नेटफ्लिक्स को ये कैसे पता चलता है कि ये दोनों चीजें एक ही कहानी का हिस्सा है? चलिए, इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है एक मेंबर से और उनके पास जो ढेरों डिवाइसेस है उनसे। ये एक बहुत ही आम सी सिचुएशन है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती खड़ी करती है। तो कल्पना कीजिए, कोई मेंबर अपने स्मार्टफोन पे स्ट्रेंजर थिंग्स देखना शुरू करता है। फिर उसे लगता है कि चलो बड़े स्क्रीन पर देखते हैं, तो वो अपने स्मार्ट टीवी पर स्विच कर लेता है। और जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, वो अपने टैबलेट पर उसी शो का गेम स्ट्रेंजर थिंग्स 1984 खेलने लगता है। अब ऊपर से देखने में तो ये सब बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन पर्दे के पीछे इन अलग-अलग डिवाइसेस पर हुई एक्टिविटीज को रियल टाइम में जोड़ना नेटफ्लिक्स के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहेली इतनी मुश्किल है क्यों? और इसका जवाब मजे की बात यह है कि नेटफ्लिक्स के अपने ही डिजाइन में छिपा है। चलिए, इस छिपी हुई डेटा पहेली को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, नेटफ्लिक्स एक ऐसा आर्किटेक्चर यूज करता है जहां अलग-अलग टीमें अपने अपने काम के लिए पूरी तरह से आजाद होती हैं। अब ये अच्छी बात तो है क्योंकि इससे काम तेजी से होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। इससे सारी जानकारी छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और बाद में इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डेटा साइलो। आप इसे ऐसे समझिए जैसे जानकारी अलग-अलग टापुओं पर फंसी हुई है और उनके बीच कोई पुल ही नहीं है। वो एक दूसरे से सीधे बात ही नहीं कर सकते। तो फिर नेटफ्लिक्स ने इन जानकारी के टापुओं को जोड़ने के लिए क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन बनाया। एक ऐसा सिस्टम जो इन सभी कनेक्शंस का एक तरह से नक्शा तैयार करता है। और नेटफ्लिक्स की टीम ने इसे एक नाम दिया, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ, या शॉर्ट में कहें तो RDG। बस यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस सारी बिखरी हुई जानकारी को एक साथ लेकर आती है। तो ये ग्राफ आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ड्राइंग या चार्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ग्राफ एक ऐसा सिस्टम होता है जो सिर्फ डेटा पर नहीं बल्कि उस डेटा के बीच के रिश्तों पर फोकस करता है। मतलब कौन सा मेंबर कौन सा शो देख रहा है और फिर वो कौन सा गेम खेल रहा है, इन सब के बीच का कनेक्शन। तो ग्राफ ही क्यों चुना गया? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, ये रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पलक झपकते ही दे सकता है। दूसरा, जैसे जैसे नए कनेक्शंस बनते हैं, ये बहुत आसानी से खुद को एडजस्ट कर लेता है। और तीसरा, ये छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालने में माहिर है। तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये RDG असल में काम कैसे करता है। आप इसे एक रियल टाइम डेटा फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं जो बिना रुके लगातार जानकारी को प्रोसेस कर रही है। ये पूरी प्रोसेस 5 सिंपल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले सिस्टम लाखों एक्टिविटीज को इकट्ठा करता है। फिर इसमें से फालतू की जानकारी हटा दी जाती है। इसके बाद ये हर एक्टिविटी को एक कनेक्शन के हिस्से में बदल देता है। चौथे स्टेप में ये एक जैसी जानकारी को हटा देता है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो, और आखिर में ये तैयार और कनेक्टेड जानकारी को आगे सिस्टम में भेज देता है। और जब हम कहते हैं कि लाखों एक्टिविटीज, तो हमारा मतलब सच में लाखों से है। जरा सोचिए, सिस्टम में सिर्फ एक सोर्स से हर सेकंड करीब करीब 10 लाख मैसेज आ रहे हैं। ये स्केल तो सच में कमाल का है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी इंप्रेसिव हो जाती है। यह स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे 10 लाख मैसेज प्रति सेकंड का इनपुट प्रोसेस होने के बाद 50 लाख प्रति सेकंड से भी ज्यादा के आउटपुट में बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि एक एक्टिविटी से कई सारे नए कनेक्शन बनते हैं। लेकिन इतने बड़े स्केल पर काम करने में अपनी ही चुनौतियां होती हैं, है ना? तो अब देखते हैं कि नेटफ्लिक्स ने इस विशाल सिस्टम को संभालने और इसे बड़ा करने की चुनौती का सामना कैसे किया। शुरू में टीम ने सोचा कि चलो सब कुछ एक ही बड़े सिस्टम से प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये एक सिरदर्द बन गया। तो उन्होंने एक बेहतर रास्ता निकाला। हर डेटा सोर्स के लिए एक अलग छोटी जॉब बना दी। हाँ, इससे जॉब्स तो ज्यादा हो गई, लेकिन सिस्टम को मैनेज करना और स्टेबल रखना कहीं ज्यादा आसान हो गया। तो दिन के आखिर में ये सारी मुश्किल इंजीनियरिंग क्यों की जा रही है? इसका जवाब बहुत सीधा है। देखने वालों के लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस, ताकि जब कोई टीवी शो से मोबाइल गेम पर जाए तो उसे सब कुछ एकदम जुड़ा हुआ और पर्सनल लगे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जिस तरह हमारे डिवाइसेस और हमारी डिजिटल दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, एक पूरी तरह से यूनिफाइड डिजिटल पहचान का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।